नमस्कार दोस्तों। आज से मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसकी इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन विषयों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में 7 वीडियोज़ आएंगी, यानी कि कुल मिलाकर 70 टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगा। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इन 70 टॉपिक्स को तैयार कर लिया है तो आप अभी से निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। अगर इनमें से कोई टॉपिक रह गया है जिसे आपने तैयार नहीं किया है तो तुरंत तैयार करिए, क्योंकि ये वो कोर टॉपिक्स हैं जिनको लेकर हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहाँ से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपके मन में आ रहा है कि इनमें से किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलती कभी मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने इन टॉपिक्स को नहीं तैयार किया है तो समझ लीजिए कि आपने उस विषय को ही नहीं तैयार किया, बस ऊपर ऊपर मन बहलाने के लिए पढ़ लिया है और आपको लगता है कि तैयारी हो गई है। ऐसे तैयारी नहीं होती। जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक्स तैयार होना ही चाहिए। आई बात समझ में? चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास की, कि इतिहास के टॉप 10 टॉपिक्स कौन से हैं जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैं सिर्फ टॉपिक्स नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा करना हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं पटाख से 10 टॉपिक्स बता दूंगा। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि उस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, इसलिए खूब इत्मीनान से ध्यान से समझिए। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इतिहास के स्रोत। सामान्य तौर पर जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो शुरुआत हो जाती है कहानी की, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से। और ये देखने में ठीक भी लगता है। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं, भारत के इतिहास को समझना चाहते हैं, तो ठीक है, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में इसी के पैरेलल एक दूसरी लेयर होती है कि भाई आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, वैदिक काल के बारे में जान रहे हैं, मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? किसने बताया आपको? कैसे पता चला? इसे ही कहते हैं इतिहास के स्रोत। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी घटनाओं की तुलना में। यूपीएससी भी यहाँ से खूब क्वेश्चंस पूछती है, पीसीएस में आप लगातार देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसे आप कैसे तैयार करेंगे? देखिए, बहुत से शासकों ने अभिलेख लिखवाए थे, उनके विशेषताओं से, किसने लिखवाया था, किस टाइम पीरियड का अभिलेख है, ये पूछा जा सकता है। साहित्य लिखे गए थे, बहुत सारे साहित्य आप याद किए होंगे, फिर से रिवाइज करिए। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के साहित्य आपको याद रखने हैं। बहुत सारे विदेशी यात्री आए, प्राचीन काल में भी आए, पूर्व मध्यकाल में आए, मध्यकाल में आए। इन्होंने जो रचनाएं की हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और सब में एक ही बात है कि भाई किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है और टाइम पीरियड क्या है। बस 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये टॉपिक आपका तैयार हो गया है। बाकी अगर ये टॉपिक कमज़ोर है, नहीं तैयार है, तो 34 साल वाली जो सीरीज़ दी गई है, जो रिवीजन सीरीज़ दी गई है, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पूछा गया है सब आपको दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो समय बचा है, इस समय में सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी ये होगी कि आप 34 साल वाली सीरीज़ को बार बार रिवाइज़ करें, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज़ करें। क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद फिर सबूत दिखाऊंगा। पिछली बार 93 क्वेश्चंस दिखाए थे, अभी फिर दिखाता हूँ, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो रिवीजन करिए। बाकी बातें आपको तो पता ही है कैसे नोट लेनी है, वो मैं लास्ट में बता भी दूंगा। फिलहाल टॉपिक पे फोकस करिए, नहीं तो ये हो जाएगा कि वीडियो बनाने का मकसद प्रमोशन करना था, ऐसा नहीं है। पहले से समझिए, मौर्य काल और गुप्त काल प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के लिए। और इसमें भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लेयर में आप देखेंगे कि प्रमुख शासक कौन से हुए हैं। मौर्य काल में अगर आपने अशोक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। गुप्त काल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के बारे में, इन 2 शासकों के बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की है। ये रही शासकों की बात। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी महत्वपूर्ण नहीं है भाई। ये 2 जो टाइम पीरियड है ना, इसमें 2-3 शासक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी देखिए। जो बच गए थोड़ा बहुत 1-2 तथ्य उनके महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आए हैं उनमें 2 ही कैटेगरीज है। एक तो ये है कि इस काल में भी बहुत सारे विद्वान हुए। आप देखेंगे गुप्त काल में बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं हमें, जिनका गुणगान आज भी करते हैं, जिनसे आज तक हमने सीखा है। ठीक है। तो जो विद्वान हुए हैं किसके दरबार में थे, उन्होंने क्या लिखा और जो लिखा उसमें क्या था। साथ ही साथ इस दौरान स्थापत्य में भी बहुत बड़ा रोल इन शासकों ने निभाया था। आप ये देखिए
कि मौर्य काल और गुप्त काल में क्या क्या बनवाया गया। अगर मंदिर बनाया गया तो कौन से मंदिर। अभी मैंने अभिलेखों की बात की, किसी शासक ने अभिलेख लिखवाया था तो उसकी क्या खासियत थी। इस एंगल से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ एक चीज़ और आपको मेरे ख्याल से ध्यान रखनी चाहिए। एक छोटी सी लिस्ट आपको मिल जाती है जिसमें पता चलता है कि जो अधिकारी पदाधिकारी थे उनके अलग अलग नाम होते थे, मतलब उस समय के हिसाब से जो नाम दिए गए थे। आज हम आधुनिक नामों से तुलना करके कहते हैं कि इसका मतलब मंत्री था, इसका मतलब ये था। तो उन नामों का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी का तो फेवरेट है, पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एंगल से आप इस टाइम पीरियड को पढ़िए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक, ये बहुत नहीं, बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म से आपको तैयार करना है, क्या तैयार करना है। पीसीएस में थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। पीसीएस में बौद्ध धर्म में ये पूछा जाता है कि इनका जो जीवन काल रहा है उससे संबंधित कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो अपने कंसेप्ट्स दिए वहाँ से, हालांकि यूपीएससी ज़्यादा पूछती लेकिन यहाँ भी पूछा जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध और जैन साहित्य, इसको मैं काट ही देता हूँ। बौद्ध और जैन साहित्य आपसे बार बार पूछे गए हैं। उन साहित्यों में कभी कभी थोड़ा सा अंदर जाकर पूछ लिया गया है कि कब ये मतलब किसके टाइम पीरियड में लिखे गए थे, उनमें कौन सी बातें कही गई थी। बौद्ध धर्म में जो संगीतियाँ हुई थी, संगीति मतलब बैठक हुई थी, 4 बार बैठक हुई, किसके काल में बैठक हुई थी, क्या डिसीजन लिया गया था, कौन अध्यक्ष थे, ये बौद्ध धर्म के बारे में जो मैंने काट दिया ना, बौद्ध यहाँ लिखा होना चाहिए था, बहुत हो गया ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैन धर्म के बारे में भी लगभग इसी एंगल से आपको ये चीज़ पता करनी है। थोड़ा सा पीछे के लिए इनके जीवन पर आप ध्यान देंगे, जैसे महावीर के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ संकेत हैं जिनका अर्थ पता होना चाहिए, हाथी का क्या मतलब है, और कुछ शब्द हैं जैसे महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ हुआ। यूपीएससी ने पूछा था दीपक का बुझ जाना, क्या इसका क्या अर्थ हुआ। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी की जो टॉप 300 वाली नोट दी गई है उसमें तो बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कि जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं सबको ध्यान में रख के मैंने बनाया है वो नोट। और अगर आप साथ में यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से पीसीएस एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल सल्तनत काल में आपको क्या पढ़ना है, एक ठीक ठाक टाइम पीरियड है। तो ऐसे मैं कह दूं कि सल्तनत काल पढ़ लो तो आप कहेंगे ठीक है आपने तो कह ही दिया, पूरा किताब पढ़ लो पूरी किताब नहीं। सल्तनत काल में सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे, चूँकि ये विदेशी आक्रमणकारी थे, अभी आ रहे थे, धीरे धीरे बस रहे थे, तो उनके साथ बहुत सारे लोग आए विद्वान, जिन्होंने इतिहास के बारे में किताबें लिखी, सुल्तानों के बारे में भी, अलग से भी भारत के बारे में किताबें लिखी, उन्हें आप पता करिए। और सबसे इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे खास बात यह है कि इस काल में जो शासक हुए हैं ना, जो अलग अलग वंश हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कौन शासक कब तक रहा, उसके बाद दूसरे नंबर, तीसरे नंबर। क्योंकि अगर ये पता है, मज़ेदार चीज़ ये है कि कई बार आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि कौन शासक कब था, लेकिन ये ज़रूर पूछ लिया जाता है कि किसी के काल में कोई काम हुआ, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुछ हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। इसके बाद मुग़ल काल में कुछ कोई निर्माण कार्य हुआ, तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना कब हुई थी, क्रम में लगाइए, आपको पता ही नहीं है, या फिर उसके बारे में पढ़ा तो है लेकिन सही जगह उसे रख नहीं पा रहे हैं। कैसे रख पाएंगे? जब आपको क्रम याद होगा कि कौन सा शासक कब था, तब धीरे धीरे चीज़ें ये समझ में आती हैं कि उसने क्या बनवाया था, तो वहीं जगह पर जाके वो फिट हो जाएगी। ठीक है, तो शासकों का क्रम, उन्होंने कौन से काम किए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तुगलक वंश में आप देखेंगे कि जो अस्पताल, कृषि विभाग ये खोले गए थे, वहाँ से पूछ लिया जाता है। बलबन के सैन्य व्यवस्था पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पता चलेगा? जब आप क्रम याद रखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे एक सफाई दे देनी चाहिए। अगर आप खूब ध्यान से देखें, वैसे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन खूब ध्यान से मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहीं कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है मेरे बोलने में। गड़बड़ कुछ नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे सर्दी होने वाली है, और अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में ज़्यादा हवा बाहर निकलती है और सांस लेने का कम समय मिलता है। इस दौरान क्या होता है कि कभी कभी सांस फूलने जैसी दिक्कत होने लगती है कि
बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैंने बगल में वो सूंघने वाला इनहेलर क्या बोलते हैं, विक्स का कुछ आता है, वो रखा हुआ है, इसलिए वीडियो पॉज करके उसे सूंघ रहा हूँ। अभी सर्दी होने वाली है तो अभी तो हुई नहीं, आवाज़ मेरी ठीक ही है, बस बीच में हो सकता है फिर मैं पॉज करूँ तो समझ जाइएगा। देखिए अभी ऐसी दिक्कत हुई, समझ जाइएगा कि सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, मुग़ल काल, मुग़ल काल में भी सेम पैटर्न आप रिपीट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप देखिए कि कौन सा शासक कब रहा, बाबर से शुरू करते हुए बीच में शेरशाह सूरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेरशाह की बहुत सारी व्यवस्थाएं अकबर ने अपनाई थी। वो जो फ्यूज़न है, वो जो टाइम पीरियड है ट्रांजिशन का, उस बीच बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। टोडरमल के बारे में आप पढ़ेंगे, पता चलेगा कि ये कॉमन व्यक्ति है। और इस दौरान दूसरे नंबर पर जो खास बात है कि यहाँ पदाधिकारी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फ़ारसी में नाम है उनके, तुर्की में, और उनका हिंदी मतलब आपको समझना है। तो आपको एक लिस्ट, ऐसे पूरी लिस्ट बना लेनी है। वैसे किताबों में, नोट्स में सब मिलता है कि ये सैन्य अधिकारी था, वज़ीर का मतलब ये था, और इसी तरह से उनका अर्थ भी दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कर लिया, तीसरे नंबर पे आपने साहित्य याद कर लिया, और चौथे नंबर पर इन्होंने कुछ स्थापत्य में योगदान दिया, काफ़ी योगदान दिया है, उसे आप पढ़िए कि किसने क्या बनवाया था। सिंपली बचपन से आप ताजमहल पढ़ते आ रहे हैं, लाल किला पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से कम आते हैं, इसीलिए आप बाकी स्थापत्य पर भी ध्यान दीजिए। हालांकि ये भी जो मैंने नाम गिना ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जो यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है मतलब आप किसी और परीक्षा में बैठ गए हैं, घटनाओं का कालक्रम। और कायदे से देखा जाए तो अब मैं धीरे धीरे आधुनिक काल में आ गया हूँ। मध्यकाल में मैंने आपको याद दिलाया, पूर्व मध्यकाल में ही बताया कि कालक्रम पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि स्थापत्य बनाया गया है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहीं पे लिख दिया, ताजमहल कहीं पे लिख दिया, लाल किला कहीं लिख दिया, और बुलंद दरवाज़ा, ऐसे सीरीज़ में दे दिया और पूछ लिया बताइए इनको क्रम में लगाइए। ये तो घटनाओं के आधार पर, जो चीज़ें बनाई गई हैं उनके आधार पर हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें घटनाएँ ही होती हैं, इसलिए मैंने लिखा घटनाओं का कार्यक्रम। जैसे मान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, भगत सिंह को फांसी हुई थी, और उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ऐसे कुछ घटनाएं हैं जिनका कालक्रम आपसे पूछा जाता है। जो 34 साल वाली नोट है वो 3 पार्ट में आपको पता है। उसमें जो 26 साल वाली एक नोट है जो सबसे बड़ी है, उसमें लास्ट में, इतिहास के लास्ट में पूरी लिस्ट दी गई है, और ज़्यादा नहीं है, लगभग 20-25 घटनाएँ हैं, वहीं से बार बार वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो 25 लगभग हैं। उन घटनाओं को आप रट लीजिए, क्योंकि हर घटना तो आप याद कर नहीं सकते, हर घटना का डेट याद नहीं कर सकते, तो आप पहचान सकते हैं पिछले 34 सालों में जितनी घटनाएं बार बार पूछी गई हैं, जो क्रम में लगाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, वो सब वहाँ पे दे दिया गया है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट नहीं, मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। आराम से रटने बैठेंगे, आधे घंटे आप लगा के रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इन घटनाओं को विस्तार से अलग अलग जगहों पर आपने पढ़ा ही है, बस अलग से एक लिस्ट बना के उसे रटना है, तो उसे रट लीजिए। उसके बाद से रिवाइज़ करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये घटना, ये वाला टॉपिक बस वही का है, एक बार आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, बात बन गई। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख आंदोलन और पत्रिकाएं लिखी गई, मतलब ये बेसिकली कहें तो 3 टॉपिक्स हो जाएंगे, लेकिन ये इसी से संबंधित है। बहुत सारे आंदोलन हुए, आप जानते हैं। बेसिकली आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद जब उन्होंने कब्जा कर लिया ठीक ठाक, उसके बाद से आंदोलन ही आंदोलन है, वही इतिहास है हमारा। तो बहुत सारे आंदोलन हुए, उदारवादी आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, आदिवासियों के आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को आप पढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान पत्रिकाएं छापी गई, बहुत सारे लोगों ने पत्रिकाएं निकाली, समाचार पत्र निकाले, पुस्तकें लिखी गई। इसकी भी लिस्ट आपको दी गई है, खासतौर से टॉप 300 में बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से दी गई है यूपीएससी वाली नोट में। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिए। अगर कभी मन करे कि यार छोड़ दें क्या इसको, तो एक बार यूपीपीसीएस का पेपर देख लीजिए, फिर आपका दिमाग कहेगा नहीं भाई इसको नहीं छोड़ना। यहाँ से प्रश्न हर साल आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न आ ही रहे हैं, क्यों छोड़ेंगे आप। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, अब इससे कम कोई क्या बताएगा भाई। पूरे इतिहास में मैं कह रहा हूँ 10 टॉपिक तो पढ़िए, अब इसमें भी छोड़ने का मन करने लगे तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, नहीं छोड़ना है, पढ़ना है इसे। इसी के साथ इन्हीं आंदोलनों से संबंधित आप जानते हैं
कि बहुत सारे संगठन बनाए गए थे। पिछले साल का पेपर देख लीजिए, उसके पिछले साल का देखिए, उसके पिछले साल का देखिए, पिछले 34 साल का देखिए। लगातार कभी कभी गैप हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ से प्रश्न आए हैं, प्रमुख संगठनों से प्रश्न आए हैं। और इनमें भी दो तरह के संगठन हैं। जैसे कांग्रेस से निकल के बहुत सारे संगठन बनाए गए, कांग्रेस से पहले बहुत सारे उदारवादी संगठन बनाए गए, इनका एक अपना है। क्रांतिकारी संगठन बनाए गए बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सारे आपको लिस्ट बना के आप तैयार कर सकते हैं अलग अलग। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया ये रहता है, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। आपने एक चार्ट जैसा बनाया, संगठन का नाम, कब गठन हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, और उद्देश्य अगर आप चाहें लिखना तो लिख लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, उद्देश्य आपको पता है पहले से। ऐसे आपने बना लिया, ये चार्ट बन गया। ऐसे स्मार्ट नोट ऐसे ही होती है, पूरी कहानी नहीं लिखना होता। तो ये आपने तैयार कर लिया। इसके बाद अगला टॉपिक है सुधार आंदोलन। अभी हम जो आंदोलन बात कर रहे थे वो आज़ादी के लिए था, लेकिन बहुत सारे आंदोलन ऐसे भी तो हुए थे जो समाज में सुधार के लिए, जाति व्यवस्था के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, नरबली के खिलाफ, इन कुरीतियों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन हुए, उनकी भी लिस्ट आपको दी गई है, आप उन्हें तैयार करिए। उसमें भी सेम चीज़ है, क्या करना है वो तो मैंने आपको दिया ही है, लेकिन आप खुद से तैयार करना चाहते हैं तो कौन सा आंदोलन हुआ, किस वर्ष आंदोलन हुआ, किस व्यक्ति ने आंदोलन को लीड किया। बाकी ये गेस करना आसान हो जाता है कि किस चीज़ से संबंधित है। आप चाहें तो एक कॉलम और जोड़ सकते हैं, एक दो शब्द लिख लीजिए कि महिला उत्थान से संबंधित है, ये बहुविवाह के खिलाफ है, और इस तरह से आप कुछ कुछ बातें लिख सकते हैं। आपका नोट तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, गवर्नर जनरल और वायसराय। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाता है, एक तो क्रोनोलॉजी वाला कि कौन सा वायसराय कब था, और उसी से संबंधित कुछ घटनाओं को पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो गवर्नर जनरल है, सबसे पहली चीज़ ये कि आप सीरियल नंबर में याद कर लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनके कार्यकाल में जो घटनाएं हुई वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये दो बातें आपको पता हो गई, बस टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये अगले वीडियो का टाइटल होगा, या यूँ कहें कि अगला वीडियो जो है उसमें हम भूगोल की बात करेंगे। भूगोल से संबंधित 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपका काम ये है कि इस नंबर पर आप मैसेज करिए, जल्दी से नोट लीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना रिवाइज़ करिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में टॉप 300 नोट आप ले रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए 34 साल में तो ये सारी चीज़ें दी ही गई हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 34 साल का नोट लेंगे, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई नुकसान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों की तैयारी करते हैं तो दोनों नोट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उसमें थोड़ा और सिस्टमेटिक है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। अंतर बस ये है कि जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल का है, तो गवर्नर जनरल वाला रिवीजन में आपको मिल जाएगा, लिस्ट वाली मिल जाएगी, लेकिन 34 साल वाले में जहाँ जहाँ से पूछा गया है वहाँ वहाँ इनको रखा गया है, क्योंकि हमने ईयर वाइज तैयार किया, आपको पता है। तो ठीक है, आज बस इतना ही है। जाइए नोट लीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए, और जिन टॉपिक्स को मैंने बताया है, जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके पास जो भी किताब है उसे खोलिए, देखिए, नोट है तो उसमें देखिए और तैयार कर लीजिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।